चलिए फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट अगला चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है, पहले करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसके बाद करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। चलिए तो डिफाइन करें क्या है करंट, तो सुनिएगा। जैसे ये हमारे पास है एक कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में आई होप अब तक सारी जानकारी हम लोगों ने ले लिया है। कंडक्टर अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा क्या है कंडक्टर। ठीक, तो ये इसके अंदर का ये एक क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू फॉर सम रीजन कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। क्यों फ्लो हो रहे हैं, क्या है वो रीजन, तो वो हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे। अभी तो एक बार के लिए मान लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शन से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि एक टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल t से लेकर के t प्लस डेल्टा t यूनिट तक का है। यानी कि डेल्टा t हमारा टाइम इंटरवल है जो फाइनाइट वैल्यू का है, और इस फाइनाइट टाइम इंटरवल के अंदर जो चार्ज फ्लो हुआ है, वो चार्ज फ्लोन कुछ डेल्टा क्यू अमाउंट का है। तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे करंट की एवरेज वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है, याद रखना है। ठीक, इसी तरीके से यदि मैंने एक बार के लिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लिया हो, तो मतलब टाइम इंटरवल है t से लेकर के t प्लस डी टी। dt क्या है, तो dt एक इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा सा, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में एक छोटा सा चार्ज फ्लो हो रहा है। जो चार्ज फ्लोन है वो चार्ज फ्लोन भी बहुत ही छोटी वैल्यू का है, जिसका नाम है डी क्यू। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, जो कि होता है डी क्यू बाई डी टी के बराबर का। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, सही बात है। तो दोनों डेफिनेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि करंट है क्या, तो करंट है चार्ज के फ्लो होने का रेट। कौन सा रेट, तो वही टाइम रेट है ना। तो एक लाइन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा क्या, कि करंट इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ओके, सही है ना। चलिए, करंट से रिलेटेड कुछ दूसरी बेसिक बातें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट है कूलम पर सेकंड। इसी कूलम पर सेकंड को कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। याद कीजिए, ये जो एम्पियर है ये वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है। ठीक है ना, ओके ओके ओके। डायमेंशन, तो डायमेंशन जो है वो कैपिटल आई भी यूज किया जाता है या कैपिटल ए भी यूज किया जाता है। ओके, हाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस करंट के पास डायरेक्शन भी होता है। ये जो डायरेक्शन है ये कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन को डायरेक्शन ऑफ करंट बताया जाता है, पर हमें पता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो मोशन होता है वो तो इलेक्ट्रॉन का होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव थोड़ी हो रहे होते हैं। मतलब ये एक बार के लिए मैं कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसा भागे हैं वायर में, तो आपको ऐसा ही करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। पर टेक्निकली आपको पता है कि हुआ क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भागे होंगे, और यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसा भाग रहे हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट कि नेगेटिव चार्जेस ऐसा भागे हैं, है ना।
यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स मोशन कंडक्टर के लिए और अपोजिट टू नेगेटिव पार्टिकल का मोशन इन जनरल आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कहां है? डायरेक्शन इज अपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। कंडक्टर्स में यही इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक, अब करंट के पास अपना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो बताइए ये स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर नहीं है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि करंट वेक्टर है। ठीक है, ये करंट क्या है? करंट इज स्केलर टर्म। क्यों है भाई स्केलर क्वांटिटी? अरे नहीं, डायरेक्शन फिक्स नहीं। हाँ यस, करंट स्केलर इसलिए है क्योंकि सुनिएगा, जैसे ऐसी सिचुएशन में लूं कि ये एक वायर है, इसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है, ये एक दूसरा वायर है, इसमें फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर है। तो इन दोनों वायर के बीच का एंगल थीटा कुछ भी हो, इस वायर से हमेशा 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 फ्लो होने वाला जो करंट है वो तो 3 एम्पियर के बराबर का ही रहेगा। यानी कि ये तो स्केलर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा होता तो नेट करंट थीटा पर डिपेंड करता, पर ऐसा नहीं होता है। तो करंट क्या है? स्केलर है, क्योंकि ये स्केलर मैथमेटिकल अलजेब्रा या स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है, एज इट फॉलोज स्केलर अलजेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि करंट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आपने लिख दिया। तो यदि कभी यहां से आपसे कुछ चार्ज फ्लोन के बारे में पूछ लिया जाए तो वो डी क्यू किसके बराबर होगा? डी क्यू इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ डी टी के बराबर होगा, है ना? यानी कि टोटल चार्ज फ्लोन यदि आपको निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा T1 से लेकर T2 तक, तो ये आपके पास टोटल चार्ज फ्लोन इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी के बराबर होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी के बराबर होता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मैं कल को एक ग्राफ ड्रॉ करूं जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग करंट ले लूं और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लूं, तो ये करंट टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा, करंट टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा, ये एरिया ही क्या है? तो ये एरिया चार्ज फ्लोन है, विच इज इंटीग्रेशन आई डी टी के बराबर है। ठीक है, तो करंट टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या होता है? चार्ज फ्लोन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिंपल। ठीक है, चलिए अब करंट तो स्केलर टर्म है ना, लेकिन हमें अपना काम आसान बनाए रखने के लिए एक करंट के करस्पॉन्डिंग वेक्टर टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, जिस वेक्टर टर्म का नाम है, हेडिंग डालिएगा, लिखिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। ठीक है, सुनिएगा ये क्या होता है। देखिए, ये है हमारे पास एक कंडक्टर, ये क्या है? एक कंडक्टर। टोटल नहीं, जितनी देर का पूछा जाएगा, T1 से T2 का पूछा जाएगा तो T1 से T2 के लिए इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि ये हमारे पास एक कंडक्टर, इस कंडक्टर का ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट से एरिया है A। ये एरिया कहाँ है? ये वाला फेस है, एरिया A के बराबर। ठीक है, इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I। करंट की वैल्यू कितनी है? I। तो हम लोग यहां डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी J वेक्टर। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो करंट डेंसिटी होता है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी का नाम है करंट डेंसिटी। ठीक है, अब ये वेक्टर है, वेक्टर है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एन कैप से। एन कैप से, ये एन कैप क्या है? तो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग करंट। ठीक है, ओके ओके ओके। यानी कि करंट डेंसिटी क्या है? तो एक लाइन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि इट इज करंट
फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है भाई, सिंपल। तो सुनिएगा कि ये करंट डेंसिटी यहां से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब ये जो करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक दो बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या कि यस, ये है हमारे पास एक वेक्टर टर्म जिसकी डायरेक्शन, करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग करंट ही लिया जाएगा। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी? जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही करंट डेंसिटी लिया जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन होगा कैपिटल ए एल रेज टू दी पावर -2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कभी यहां से हमें करंट लिखना हुआ करंट डेंसिटी से, तो करंट लिखा जाता है I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। करंट I क्या लिखा जाता है? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि जे एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बनने वाला करंट एक स्केलर टर्म, तो डॉट प्रोडक्ट से ही डिफाइन करेंगे ना, है ना। यानी कि करंट I इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। J इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। अच्छा, ये आप तब लिख सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला आपका तब एप्लीकेबल होगा जब J वेक्टर कांस्टेंट होगा, मतलब J वेक्टर आपका कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेट से ये हमारे पास एक ऐसा सर्कुलर फेस है। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर कहां पर होता है? एरिया वेक्टर सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, तो इसका एरिया वेक्टर है ऐसा। और मान लेते हैं कि यहां से फ्लो होने वाला करंट है ऐसा, ये इलेक्ट्रिक करंट आई, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस फेस पे यदि करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी कि हर बराबर बराबर सरफेस एरिया से फ्लो होने वाला करंट एक जैसा है हर जगह, तो टोटल करंट कितना होगा? J इंटू ए इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, I इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? तो थीटा है करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, लेकिन यदि यहां पे J वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं हुआ, मतलब करंट डेंसिटी सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू का है, फिर क्या करेंगे? तो फिर हम लोग ये करेंगे कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट DI लिखेंगे J डॉट एक छोटे से सरफेस एरिया DA से, है ना। मतलब कि एक छोटा सा सरफेस एरिया सेलेक्ट करेंगे और उससे एक छोटा सा करंट DI इज इक्वल टू J डॉट DA लिख देंगे, और फिर दूसरे ऐसे सभी छोटे 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 सरफेस एरिया से ऐसा ही छोटा 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 करंट होगा, सबको जोड़ देंगे, यानी कि करंट I इज इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर डॉट DA वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, ये कब करना है? तो ये तब करना है जब J वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तभी तो इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो आप करंट को यहां से डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये देखिए, करंट डेंसिटी का इंटीग्रेशन आप किसके लिए कर रहे हैं? सरफेस एरिया के साथ कर रहे हैं, है ना। तो करंट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी होता है। ये जो करंट है, मैं यहां कहीं लिखता हूं कि ये जो करंट है, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ CD मैंने लिख दिया है, मतलब करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल में करंट डेंसिटी की सारी बात समझ आ गई है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल बना लेते हैं कि एक हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इज
10 raised to the power 1 into 10 raised to the power 18 है, whereas number of electron drifting in the opposite direction across same cross section is this per second. Find current flowing through the tube. ठीक है, तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, तो I इज इक्वल टू Q बाई T होता है ना। ये जो Q है, इस Q को आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E डिवाइडेड बाई टाइम T। लेकिन यहां पे जो करंट है सिर्फ इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से नहीं है। सवाल में ऐसा बताया जा रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस दिशा में भागे, तो इस दिशा में करंट बना। ठीक है, कौन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये प्रोटॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं किसी गिवन क्रॉस सेक्शन को, पर सेकंड इतना नंबर है उनका। वेयर एज इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं प्रोटॉन मोशन से ऑपोजिट दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां भागे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भागे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इधर भागने की वजह से भी करंट इधर ही बनेगा। इलेक्ट्रॉन के इधर भागने की वजह से भी करंट कहां बनेगा, जिस दिशा में प्रोटॉन के भागने की वजह से बना था। तो नेट करंट कितना हो गया, नेट करंट हो गया, ऐसा लिख दूं, N1E प्लस N2 इंटू E डिवाइडेड बाई टाइम T, है ना। N1 क्या है, तो N1 है प्रोटॉन का नंबर विच इज 10 रेज टू दी पावर 18, और N2 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर विच इज 2.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18। ये तो जस्ट नंबर है। चार्ज के लिए क्या करना होगा, तो चार्ज दोनों पर एक जैसा होता है, तो इसीलिए मैंने ये कॉमन ले लिया है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम तो पर सेकेंड है, तो टाइम इज 1 सेकेंड। ये ठीक है, कितना आ गया ये, तो दिस इज 3.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम, तो 1 ही है। तो ये लीजिए, हाँ ये मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है पॉइंट, तो एक आदमी बताइए ना कितना है, यही किया था, हाँ तो बताइए। अरे यार मैं ही कर लेता हूँ, छोड़िए। चार्ज 1.8 ले लिया, तो ये आ रहा है 5.92 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1, यानी कि 0.592 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, जो करंट डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। ऐसा है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर की एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का अपना खुद का जो रेडियस है वो रेडियस r है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि इस सिलेंडर से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट डेंसिटी एक जैसी हर जगह नहीं है। करंट डेंसिटी के बारे में आपको यह बताया जा रहा है कि आप इस एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस नीचे आते हैं, तो इधर किसी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू J0 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R के बराबर है, where small r is the distance from the axis of the cylinder, capital R इस सिलेंडर का रेडियस है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाला टोटल करंट बताइए। तो टोटल करंट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, कि करंट डेंसिटी तो अभी कांस्टेंट है नहीं, है ना। तो इस सर्कुलर रीजन में हम लोग कैसा एलिमेंट लेते हैं उसका थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको है ही सही, कि यहां पर हम लोग r डिस्टेंस आगे आकर के एक रिंग बनाते हैं, फिर r प्लस dr डिस्टेंस आगे जाकर के एक दूसरा रिंग बनाते हैं। क्या करंट, हाँ करंट निकालना है, उसी के बारे में मैं बता रहा हूं कि एक काम करते हैं, एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस नीचे जाकर के एक रिंग बनाते हैं, फिर r प्लस dr डिस्टेंस नीचे जाकर के एक दूसरा रिंग बनाते हैं। तो ये है हमारा एलिमेंटल रिंग। डिस्क में ऐसे ही तो एलिमेंट लेते हैं, है ना, डिस्क में ऐसे ही तो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंटल रिंग के थ्रू एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट होगा विच इज DI, और ये DI किसके बराबर होगा, तो ये DI जो भी इस फेस पर, मतलब रिंग के हर पॉइंट पर करंट डेंसिटी एक जैसा होगा, क्योंकि रिंग की थिकनेस बहुत छोटी है। तो इस करंट डेंसिटी को रिंग के छोटे से सरफेस एरिया से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी है J0 इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, और एरिया कितना है, तो एरिया यानी कि रिंग का सरफेस एरिया, रिंग का सरफेस एरिया इज
2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, रिंग का सरकमफेरेंस इंटू रिंग की थिकनेस। ठीक है, चलिए आइए इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक, तो करंट आ जाएगा 0 से आई तक, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, ये जे नॉट बाहर 2 पाई बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका रह गया, इंटीग्रेशन रह गया आर डी आर माइनस आर बाई कैपिटल आर इंटू आर डी आर, यानी कि आर स्क्वायर डी आर लिखते। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, ये लीजिए भाई, करंट आई इज इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई, आर डी आर का इंटीग्रेशन इज आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 1 बाई आर तो बाहर, और ये आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, लिमिट डाल देंगे, ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो मैं इधर लिख दूं एंड रिजल्ट कि करंट आई इज इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 6 3 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो करंट आई इज इक्वल टू जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3, यही आ रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास करंट। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़े। कौन सा वाला पार्ट, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि ये एलिमेंटल रिंग लिया है, डिस्क में जो एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं वो रिंग जैसा करते हैं, तो इस रिंग से फ्लो होने वाला एक छोटा सा करंट आई डी आई है, विच इज जे इंटू डी ए है, जे आपको दे रखा था वही रख दिया, और एरिया रिंग का लिख दिया 2 पाई आर डी आर। तो जो भी कांस्टेंट है, रिंग का एरिया मतलब रिंग की लेंथ इनटू थिकनेस, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लिया, 2 पाई कांस्टेंट, जे नॉट कांस्टेंट, आर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आर डी आर हो गया, और इसी आर डी आर को आर बाई आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, लिमिट डाल करके इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है,